हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर भाई के कहने पर बना रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न की कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बोला था कि हिंदी व्याकरण की सामान्य हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप बनाइए। तो मैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ इस बचे एक महीने में पढ़ना है और किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में नंबर अचीव कर सकते हैं हिंदी के पेपर में। तो वैसे हिंदी का पेपर तो 22 फरवरी को स्टार्ट होगा। तो 22 फरवरी को आपके पेपर में इसी यही प्रश्न मतलब कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रश्नों के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कक्षा 12 के लिए और यहाँ पे लिखा है कक्षा 10वीं के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेपर के लिए केवल यही पढ़ लो, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब कि आपको हिंदी व्याकरण में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आप केवल इसी चीज़ों को पढ़ लोगे, मतलब कि पढ़ लेंगे अच्छे से। तो उसके अलावा और किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि इसी में से आपका पेपर पूरा आएगा। हिंदी व्याकरण का मैं आपको बता रहा हूँ। लिटरेचर में तो अलग हो, तो आपको पढ़ के अलग अलग तरीके से काव्य को संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो तो लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल इसी को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कक्षा 12 के लिए। शायद ये कक्षा 12 की भाई थे जिन्होंने कमेंट करके बोला था कि बना दीजिए वीडियो। तो इसमें हम लोग मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो रस पढ़ना है। रस में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। रस में वैसे रस के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन रस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, एक हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। इन सभी का उदाहरण सहित व्याख्या पढ़ लेंगे। यदि इन सभी को पढ़ लेंगे तो रस के अलावा और इसमें से कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। वही 10th वाले भाइयों के लिए क्या है कि रस में आप क्या करेंगे कि इसी सभी का क्या उदाहरण पढ़ लेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में एक अच्छा सा जानकारी मैं आपको दे दूं कि आपके एग्जाम में 12th वाले भाइयों के एग्जाम में आपको ये सब अपने एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा और बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है। लेकिन 10th वाले भाइयों के एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा कि लिखना नहीं पड़ेगा। आपके एग्जाम में ऐसे कोई लिखने के लिए प्रश्न नहीं देगा कि हास्य रस की परिभाषा, करुण रस की परिभाषा। अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको लिखने के लिए नहीं मिलेगा। स्पेशली 10th वाले भाइयों को आपको तो केवल ट्रिक ही लगाने के लिए मिलेगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो आपको करना क्या है, रस में ये सभी पढ़ लेना है। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस और इसके उदाहरण। 10th वाले भाइयों को स्पेशली उदाहरण पढ़ना, उदाहरण ज्यादातर। क्योंकि यदि एक उदाहरण दे दिया और पूछ दिया कि इसमें रस कौन सा है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पढ़ेंगे अलंकार कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड नंबर पे है अलंकार। अलंकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अलंकार नहीं, अलंकार स्पेशली 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब यहाँ पे देखिए जो शब्दालंकार है ये 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे फर्स्ट वाला आता है यमक अलंकार, फिर दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, तब पहचानने का ट्रिक क्या है इसको देखिए। यमक अलंकार में क्या हुआ कि कोई एक शब्द, मतलब कि जैसे कोई सोना बोल दे या कनक बोल दे, कोई एक शब्द जो है 2 बार आएगा। एक ही शब्द 2 बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक एग्जाम्पल है कि कनक कनक से तगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराय जो पाए बौराय। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, वो भी क्या एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या अलग अलग हो जा रहा है। तो यमक अलंकार में क्या होगा कि कोई एक शब्द 2 बार आए तो उसका अर्थ अलग अलग बने, तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि कोई एक शब्द नहीं, कोई एक वर्ड बार बार आए। जैसे कि आपने तो फॉर एग्जांपल में पढ़ा होगा कि पका पेड़ पर पका पपीता। इसमें क्या प प प ही क्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द ही आता है, क्या एक शब्द आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। समझ गया। तो ये थे अलंकारों के शब्दालंकार के मुख्य प्रकार। आपको इन्हीं सभी तीनों को क्या अच्छे से परिभाषा सहित उदाहरण सहित पढ़ लेना है 12th वाले भाइयों का। और 10th वाले भाइयों को मैं बता दूं कि इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार में आप ज्यादातर उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या क्या चीज हो सकता है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लिखने के लिए तो इसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपको ज्यादातर क्या उदाहरण आएगा, एमसीक्यू में भी आएगा। अब देखिए सब शब्दालंकार खत्म हो गया। अर्थालंकार में क्या है, ये भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखिए इसमें क्या पहचानने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे की तुलना की जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे की तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुलना होता है, तुलना। और इसमें क्या होता है रूपक अलंकार में
एक चीज को दूसरे चीज से श्रेष्ठ बताया जाता है। मतलब कि जैसे कि उपमा में उपमान की क्या की जाए, श्रेष्ठता बताई जाती है। मतलब इसमें एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है, समझ गए ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि वो उससे श्रेष्ठ है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहचानने का ट्रिक, आप वैसे डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा, याद करने का तरीका अच्छा पता चल जाएगा, लेकिन ये पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं पे इन लोग को अनुप्रास अलंकार, शब्द अर्थ अलंकार में क्या याद करना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उसी तरह जितने भी हैं उपमेय और उपमेय क्या उदाहरण पढ़ लेना है। ठीक है, इन सब का क्या उदाहरण पढ़ना है। यदि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे छंद में क्या पढ़ना है, चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला। देखिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ अच्छे से, कि चौपाई का मतलब क्या होता है। चौपाई जो होता है वो 4 चरण वाला होता है, सम चरण होता है, और इसमें 16 मात्राएं होती। कितने मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। और चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, रोला में भी, दोहा में भी क्या 4 चरण होते हैं। देखिए ये सम चरण होता है और ये अर्ध सम चरण होता है। दोहा जो होता है अर्ध सम चरण होते हैं, और इसमें मात्राओं की जो संख्या होती है वो पहले लाइन में और तीसरे लाइन में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और फिर दूसरे लाइन में और चौथे लाइन में 11 मात्राएं होती है। मतलब इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और यही सेम क्या होता है कि दोहा का उल्टा जो होता है सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है, इसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। इसमें भी क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं, और ये भी क्या है, अर्धसम चरण होता है। और रोला में भी क्या होता है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, इसमें भी। समझ गए, तो ये सब क्या है, समचरण और अर्ध समचरण। ये समचरण है, इसको आप इन सभी का उदाहरण अच्छे से डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब देखिए वही 10th वाले को क्या करना है, 10th वाले भाइयों को क्या करना है, इन सब का क्या उदाहरण पढ़ लेना है। चौपाई का उदाहरण, दोहा का उदाहरण, फिर सोठा का उदाहरण, और उसके बाद फिर रोला का। और उसके साथ साथ मात्राएं जो मैंने बताया कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं, 13 मात्राएं, वैसे क्या आपको सभी को याद कर लेना है। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, उनका जोड़ा भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा वाला है, आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, और धातु रूप, शब्द रूप पढ़ लेना है। ये तीनों चीज को अच्छे से तैयार कर लेना है। संधि में वैसे संस्कृत व्याकरण में हो जा रहा है, तो ये तीनों चीज को अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पे इन लोगों को भी वही सेम डिफिनेशन है कि संधि व्याकरण। अब देखिए संधि, समास और शब्द रूप। शब्द रूप तो वैसे पूछा जाता है, हर साल आता है आपके एग्जाम में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा कि शब्द रूप में कौन सा चीज पढ़ना है आपको। और संधि, यड़ संधि, जैसे संधि के प्रकार होते हैं ना, उनका सूत्र याद कर लीजिएगा। जैसे यड़ संधि का इकोड़याची सूत्र होता है, उसी तरह संधियों का अलग अलग प्रकार का सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट वाला है, पर्यायवाची, उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों में एक कॉमन है, पर्यायवाची, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए इन तीनों चीज की मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हो। वो स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाई गई, लेकिन 12th के लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, कक्षा 12 और कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।